हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, सहायक आचार्य श्री सांवलिया जी राजकीय महाविद्यालय मंडफिया। कल हमने मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर प्रारंभ किया था मुद्रा नाम से, जिसमें हमने पढ़ा था कि मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, मुद्रा शब्द किस प्रकार उत्पन्न हुआ एवं विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा को किस प्रकार परिभाषित किया गया और मुद्रा की उचित परिभाषा किस प्रकार दी गई और मुद्रा की विशेषताओं के बारे में कल के वीडियो में हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मनी एंड नियर मनी, मुद्रा और निकट मुद्रा। इसके बारे में आज हम जानेंगे। मुद्रा में केवल धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा को सम्मिलित किया जाता है, यानी धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा ये दोनों मुद्रा में शामिल हैं, क्योंकि ये विधिग्राह्य होते हैं। विधिग्राह्य का मतलब इन्हें विधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कोई भी व्यक्ति यदि इनको लेने से मना करता है तो उसके द्वारा या उसको कानूनन बाध्य किया जा सकता है एवं इनमें सर्वमान्यता का गुण भी पाया जाता है, यानी यह सभी जगह स्वीकार की जाती हैं। देश के प्रत्येक कोने में ये स्वीकार की जाएगी, क्योंकि इनमें सर्वमान्यता का गुण पाया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति स्वीकार करने से मना करता है तो उसको कानूनन बाध्य किया जा सकता है। एक देश में साख पत्रों का चलन भी पाया जाता है। इनका प्रयोग यानी साख पत्रों का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। इनमें सर्वमान्यता का अभाव रहता है, क्योंकि इनके माध्यम से कोई व्यक्ति भुगतान स्वीकार कर ले, इसके लिए वह कानूनन बाध्य नहीं है। यानी साख पत्रों के माध्यम से कोई व्यक्ति भुगतान स्वीकार करें, यह बाध्य नहीं है। व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, कानूनन बाध्य नहीं किया जा सकता। वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह भुगतान स्वीकार करें या नहीं करें। इसलिए ये यद्यपि मुद्रा तो नहीं है, परंतु मुद्रा के बहुत समीप होते हैं। साख पत्रों को मुद्रा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुद्रा के बहुत समीप माना जाता है। क्योंकि डिफरेंस हो गया, क्योंकि मुद्रा में तो विधिग्राह्य और सर्वमान्यता का गुण होता है, जबकि साख पत्रों में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार साख पत्रों की भांति ही कुछ अन्य तरल संपत्तियां होती हैं। तरल संपत्तियां कौन सी होती हैं? तरल संपत्तियों से क्या तात्पर्य है? तरल संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जिन्हें शीघ्रता से नगद में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ अन्य तरल संपत्तियां होती हैं जो मुद्रा न होते हुए भी मुद्रा के बहुत समीप होती हैं। इन्हें शीघ्र मुद्रा में बदला जा सकता है, परंतु इन्हें मुद्रा के रूप में सामान्य स्वीकृति प्राप्त नहीं होती। यानी वही मेजर अंतर आ गया कि मुद्रा में तो सर्वमान्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन इन परिसंपत्तियों में सर्वमान्यता का गुण नहीं पाया जाता साख पत्रों की भांति। इनमें कौन कौन सी परिसंपत्तियां सम्मिलित हैं? इनमें सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स आदि शामिल हैं। निकट मुद्रा में हम उन सभी साख पत्रों एवं परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें बाजार में बेचकर बिना किसी असुविधा के नगद मुद्रा में बदला जा सकता है। वे मुद्रा न होते हुए भी मुद्रा के बहुत समीप होती हैं। इसलिए निकट मुद्रा अथवा मुद्रा का प्रतिस्थापक, यानी मुद्रा के बदले स्थान में लेने वाला, मुद्रा का प्रतिस्थापक, सब्स्टिट्यूट से क्या मतलब है कि एक के बदले दूसरा का प्रयोग किया जाने वाला। इस वजह से इन्हें मुद्रा का प्रतिस्थापक, सब्स्टिट्यूट मनी भी कहा जाता है, निकट मनी को। इनमें साख पत्र, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स ये आदि आते हैं। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि यदि एक देश में मुद्रा की कुल पूर्ति ज्ञात करनी है तो मुद्रा के साथ निकट मुद्रा को भी शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। तो इसमें आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है, या आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक देश में मुद्रा की कुल पूर्ति का अनुमान लगाते समय मुद्रा और निकट मुद्रा दोनों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि
लोगों की क्रय शक्ति। आधुनिक अर्थशास्त्री बताते हैं या कहते हैं या मानते हैं कि लोगों की क्रय शक्ति केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उनके पास कितनी नकद मुद्रा एवं बैंक में जमा है, यानी लोगों के पास कितना कैश में है और कितना बैंक में जमा है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि उनके पास कितने मूल्य की ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिन्हें तुरंत ही आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा में बदलकर उनका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जा सकता है। यानी निकट मुद्रा और मुद्रा दोनों को शामिल किया जाना चाहिए जब किसी देश में मुद्रा की कुल पूर्ति का अनुमान लगाया जाना है, क्योंकि निकट मुद्रा को शीघ्रता से ही मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ से छोटा क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेज हैं कि निकट मुद्रा में कौन कौन शामिल हैं, निकट मुद्रा क्या होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।